सर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं हो क्या हुआ? सर, पीपीटी प्रेजेंट आ नहीं रहा है। आ अच्छा, रहा आ आ रहा रहा है। ओके सर। कई बार तो ऐसा होता है क्लास में प्रेजेंट वाला ऑप्शन करना ही भूल जाते हैं। तो बच्चे इतना ज्यादा इनएक्टिव है दूसरे प्रोग्राम में, एमबीए वगैरह में, कि कोई पूछता भी नहीं है कि सर उसमें जो है आप प्रेजेंटेशन पार्ट, जैसे तुम बोले ना अभी, हमारा जब रिकॉर्ड खत्म हो जाता है लास्ट में हम देखते हैं अरे इसमें प्रेजेंटेशन वाला तो पार्ट है ही नहीं। लेकिन कोई बोलता ही नहीं कि भाई प्रेजेंटेशन सर आपका जो है वो वाला स्लाइड दिख नहीं रहा है। तो सर ठीक है। एमबीए में भी वही वाला है। हाँ, सब कोर्स में भी देखो इनएक्टिव एक्टिव मेंबर बहुत कम होते हैं। पॉलिसी यही है कि लॉग इन करो और छोड़ दो, फिर लास्ट में 5 मिनट पहले एक बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने के लिए आ जाओ। यही पॉलिसी चल रहा है। क्या किया जा सकता है? चलिए, सर कॉलेज खुलवा दीजिए। कॉलेज खुलवा दें। हाँ सर, घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। देखो प्रयास तो चल रहा है, अब अगर नवंबर से जैसा है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस वगैरह हैं, अगर वो लागू हो जाए तब। सर लेकिन उसमें भी सर ऐसा ऐसा रूल आ रहा है कि जो लोग कंफर्टेबल है घर से, जिनको नेट अवेलेबल है वो घर से कर सकते हैं, और जो लोग नहीं अवेलेबल, जिनके पास नहीं है ये फैसिलिटी, वो कॉलेज या स्कूल आ सकते हैं। तो ऐसे 50-50% मेंटेन भी हो जाएगा। और ये दोनों लोग जो कंफर्टेबल है घर से वो घर से भी करेंगे, और जो लोग जाना चाहते हैं वो जो लोग चले भी जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है सर, देखो मतलब इस तरह सुनने में आ का, रहा है सर। अगर इस तरह न्यूज़ का में तो अभी चल रहा है सर। अल्टरनेटिव रखा जाता है तो उसका परिणाम ये होगा कि कौन आना चाहता है कॉलेज। अब तुम लोग जैसे बहुत कुछ गिने चुने लोग हैं जो कहोगे कॉलेज आएंगे, मैक्सिमम लोग इसका कहेंगे कि भाई हम लोग घर से ही करेंगे। तो अब डबल एफर्ट हो जाएगा, एक तो क्लासरूम में लीजिए, फिर उनके लिए सर अलग से दोनों एक लीजिए। साथ दोनों एक साथ चला सकते हैं शायद। नहीं, वो तो करना ही होगा क्योंकि अब इतना भी किसी के पास टाइम नहीं, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर क्लास में भी पढ़ाना है वही पढ़ाना है तो यही होगा कि भाई जो आप स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे हम्म, ब्लैक बोर्ड में भी इसको फ्लैश करना पड़ेगा प्रोजेक्टर के जरिए या किसी तरीके से, या ब्लैक बोर्ड में हम्म। लिख कर पढ़ाना पड़ेगा, यही तरीका है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी, यही पॉसिबल है। क्योंकि जब खुलेगा तो कुछ दो चार पांच तो स्टूडेंट आते ही आते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। तो फिर इस केस में दोनों चीज़ें हैं। देखो नवंबर में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा, 10-12 दिन में क्या होने वाला है। सर किस कोर्स पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, जैसे मैक्सिमम अटेंडेंस इस टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस टाइम, जैसे एमबीए एसएमएस में जो एमबीए है, बीसीए है, बीबीए है। सब है, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है तो उसके हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं। अब एमबीए में लोग 150-150 लोग हैं। सर परसेंटेज मतलब। एक्टिव परसेंटेज, यस सर। यस सर। देखो एक्टिव में अब या तो क्लास ले लीजिए या फिर एक एक करके जो है अटेंडेंस लेते रहिए, कितनी बार अटेंडेंस लोगे। तो एक्टिव का कुछ वैसे मुआयना नहीं करते हैं, कभी कभी देख लेते हैं, तो कहा नहीं जा सकता ज्वाइन है। कौन कौन करता है? ज्वाइन तो कम से कम कोई करता है। नहीं, ज्वाइनिंग में तो बहुत है। ज्वाइन में तो मान के चलो कि 70-80% लोग ज्वाइन करते हैं। ओके। आपकी अटेंडेंस तो आ जाती है पूरी, लेकिन जो एक्टिव मेंबर है उसका फिर देखना पड़ता है कि इसमें से कौन है कौन नहीं है। फिर अगर वो ऑब्जर्व करो तो पूरा तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब जाएगा। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो लोग एक्टिव होते हैं, जिनको श्रद्धा है पढ़ने की या इंटरेस्ट है, वो पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे ही। और जो नहीं है वो उसको, अब स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि भाई उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया जाए कि पढ़ो ही, मुश्किल है। फिर भी 80-80% लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं, उतना ही काफी है। हाँ हाँ, ज्वाइन यहाँ तो है, तो वो भी। ज्वाइन यस करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तुम ही लोग की क्लास में जैसे तुम लोग 2-3 लोग हो हमेशा एक्टिव, बाकी हम मैं दूसरे का नहीं कह रहे हैं, मे भी वो लोग भी हो, लेकिन तुम लोग एक्टिव हमेशा रहते हो, वो अच्छी बात है। तुम लोग का इंटरेस्ट है तो आते हो। बाकी पूछ लेते हैं, स्नेक अग्रवाल है। Yes, sir. वेरी गुड। निशिता है। निशिता। निष्ठा। Sir, Nishtha है, So Ishita नहीं। it's Nishtha and I'm present. निष्ठा। Yes, so देखो, it's Nishtha.
एनीवेज जो आपकी स्पेलिंग लिखी है ना HI, थोड़ा सा ये डाउटफुल होता है. एनीवेज निष्ठा, दैट्स ओके. I should it could be like NISHTHA निष्ठा. खैर ये आप अपने हिसाब से किए होंगे तो सही होगा. Sir, it's the fault of the faculty. They have uploaded it wrong. In my admit card and in my mark sheet, it's Nishtha, NISHTHA. Okay, so it is the initiative taken by the college people. Yes, yes, Might sir. be. So they have uploaded the wrong spelling. Okay. So you could make a refinement on this. Just ask to the coordinator. That So I have done it thrice and they are not getting it right. So now I can't do anything. okay. On paper, your name is the spelling which I have told you. That is there, na? Then don't be afraid about. Yes, sir, it's all When right. it is on paper, that's good. What I have to do with the different Yes. sources and what is written on WhatsApp, what is written in Facebook or Google Meet, nothing to do with it. Okay. Anyway, so let's start. We are getting delayed. So we have gone through the concept of PR counseling. The entire point has been covered up. No. In PR counseling, still something to be elaborated. Okay, then we should start with this point. When is PR counseling recommended? Or what are the necessities of counseling for Yes. a company dealing with some product or services? As it is a PR counseling, public relation counseling, so the main purpose of such initiative is obviously to take care of the public, different public, whether it is the customer, the shareholders, the media people, the government, and all. So, depending upon different requirement, the company organize their PR counseling processes. Here are some of the examples that when the company looks for their PR strategies. यहाँ पर जो चीजें हैं that is especially pertaining to the product of a company, that why the counselings are required. Counseling, as I told you, that it's the process of having discussions related with some issues between two parties. Parties may be like one is a buyer or another one is a seller. So if there is something problem or there is something to be discussed, if some innovation is to become up, then these parties usually have conversations. They talk a lot about the product or services that is either to be launched or if there is some existing problem which is faced by the customer. तो कुछ भी हो सकता है. एक कंसल्टेशन है दो लोगों के बीच जो कि किसी इश्यूज से रिलेटेड बात करते हैं और अल्टीमेटली एक नतीजे पर एक कंक्लूजन में वो पहुंचते हैं और दैट्स कॉल्ड द काउंसलिंग. तो यहाँ पर ये बात है कि हम या जो कंपनी है यूजुअली वो पीआर काउंसलिंग की जरूरत क्यों महसूस करता है, व्हाई इट इज नीडेड. So following are the different list of counseling that are carried out by a company. The first one is the products are not moving fast enough. Yes, this is the major complications for a company. If a company is I would say that one of the existing company and कई सालों से कई महीनों से वो एक मार्केट में established प्रोडक्ट था, लेकिन अब फिलहाल कुछ दिनों से उसकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग है मार्केट में कम हो गई है, क्या प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पांस कस्टमर के साइड से नहीं मिल पा रहा है. So this could be considered as one of the problem for the company. Now the company has to establish a PR relations with the customers or the distributors or the supplier, that where the problem exists.
why the product of the company is not moving so fastly as expected. तो वो क्या करेगी, हम एक रिसर्च करेंगे, और या तो वो अपने कस्टमर्स के जरिए, बहुत ही सारे मेथड हैं, चाहे वो क्वेश्चनर के जरिए पूछ ले, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर ले, या फिर अपने जो स्टॉकिस्ट हैं, जो उनके सेलर हैं, जो मीडिया सॉरी जो इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके साथ कंसल्टेशन कर ले, और अल्टीमेटली एक कंक्लूड कर सके कि भाई प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं डिमांडेबल है तो उसके पीछे रीजन ये है। तो जब प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए वो रिसर्च करता है। अब रिसर्च में क्या करेगा, ऑब्वियसली द कंपनी हैज टू कलेक्ट द फीडबैक एंड ओपिनियन फ्रॉम द कस्टमर्स और द अवेलर, सर्विस अवेलर, that why the people are not preferring the product which was preferred earlier. So what is the reason exactly? They usually ask several questions, or make a consultation with the customers. They ask the questioner. Maybe the public relation doesn't mean that all the time that we must have a oral conversation. It's not, as I told you earlier, कि कभी भी हम काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन। कुछ चीज़ें जब हम पढ़कर या जो फीडबैक है कलेक्ट करके अगर हमें कोई एक कंक्लूजन करने का जो मौका मिल जाता है तो भी काउंसलिंग ही कहलाती है। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में नहीं कंज्यूम हो रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंसर्न पार्टी है उसके साथ काउंसलिंग करते हैं। और कंसर्न पार्टी यूजुअली जो आपके कस्टमर्स हैं या जो आपके जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं वही हो सकते हैं। Maybe problem starts with the seller, the retailer itself. The seller has stopped your product to be sold out. रीजन क्या है? रीजन मे भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट मार्जिन पहले मिला करती थी वो कम हो गई है, और इस वजह से जो सेलर ने है आपके प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया। दूसरी कोई जो कंपनी आई है मार्केट में या एग्जिस्टिंग कंपनी है जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिक्लाइन कर दिया, दूसरे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को उसको बेचना शुरू कर दिया। तो दिस कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी रेक्टिफाइड एंड नोन बाय द कंपनी। What happened in Patanjali case, like usually मार्केट में उसके जो स्टॉक कम हो गए। स्टॉक कम क्यों हो गए? जो सेलर थे उनको, एक तो उनको हर प्रोडक्ट में जहां तक हमने पता किया था कि प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6 से 8% के बीच होता है मात्र। और उसके बाद पतंजलि क्या कर रही है कि कई डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्रोडक्ट को बेच रही है। वो ऑनलाइन भी बेच रही है, वो जो एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट है वहां से भी बेच रही है, अब जो किराने की शॉप वाली दुकान है वो भी बेच रहा है। तो अब आप बताइए कि जो एक्सक्लूसिव शोरूम है जो सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट को बेचना चाहती है उसका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो दे आर नाउ व्हाट दे आर डूइंग द एक्सक्लूसिव सेलर ऑफ पतंजलि कि भाई अपने रिटेल आउटलेट में किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी रख रहे हैं। आप अगर किसी रिटेल आउटलेट के शॉप में जाएंगे तो क्या पाएंगे कि सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो किसी श्री श्री का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कुछ अमूल का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो किसी और फलानी कंपनी का बेच रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कंपनी से ऐसे बेचकर क्या फायदा होगा, कंपनी हमें स्पेशली जो है अप्रूव करती ही नहीं है बेचने के लिए। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं हमारे सामने वाले किराने दुकान वाला भी वो बेच रहा है, आटा बेच रहा है, सरसों का तेल बेच रहा है, टूथपेस्ट बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, सोप बेच रहा है। तो मैं क्यों इनके प्रोडक्ट को प्रेफर करता? और शायद यही रीजन है कि जो मार्केट शेयर है जिस तरीके से पतंजलि का बढ़ा था वो डिक्लाइनिंग की ओर बढ़ता जा रहा है। अब जो मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं सामने आ पा रही है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। अब मे बी या तो पतंजलि ने सर्वे किया होगा या उनको लगा होगा कि नहीं वी आर द मार्केट लीडर इन आयुर्वेद प्रोडक्ट, तो अगर ऐसा सोचा होगा तो कंपनी डिक्लाइन कर जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ड्यूटी ऑफ द सेलर और द कंपनी इज दैट दे हैव मस्ट हैव a conversation with the seller, the distributors, what is the problem, why you are not selling our product, but why there is no demand of the market। तो अगर इस तरह का कंसल्टेशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो जो सेलर हैं, जो रिटेल आउटलेट हैं, वो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम की कि एज जो आप अपना प्रोडक्ट है
एक्सक्लूसिव शोरूम के अलावा कहीं और भी बेच रहे हो, इसलिए कस्टमर हमारे पास नहीं आते। अब हमारे पास जब नहीं आते तो हम दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को रख रहे हैं, सीधी सी बात है। या आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6% का है, सामने जो एक दूसरी लाइक हिमालय या और दूसरी कंपनी जो है वो हमें 10% का दे रही है। तो मैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूँ। एक सेलर कस्टमर को शुरुआत में करता है, वो प्रॉफिट पहले कमाता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो जो बायर एंड सेलर के बीच एक काउंसलिंग होती है, कन्वर्सेशन होता है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो पहली काउंसलिंग किसी एक जो कंपनी के लिए ये हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो एग्जिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, और इस केस में कंपनी को काउंसल करने की जरूरत है। किसको? जो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जो पतंजलि का आपने एग्जांपल दिया वो तो जैसे बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो ऐसा करते हैं। जैसे अमूल का है तो वो अमूल का एक एक्सक्लूसिव शोरूम होता है, या फिर वो डीलर होते हैं एक्चुअली। वो मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो जो आपने कहा कि एक्सक्लूसिव शोरूम में और भी प्रोडक्ट रखने लगे हैं तो वो ठीक है। लेकिन ये तो सबके साथ होता है ना, कि जैसे एडिडास का है, वो उसका एक किसी मॉल में एक्सक्लूसिव शोरूम है, और वो जनरल स्टोर मतलब जनरल शूज स्टोर पे भी मिलता है। तो उसके साथ तो ऐसा नहीं होता। तो पतंजलि के साथ वो तो हर हर प्रोडक्ट के सर केस में ऐसा होता है सर कि वो हर पतंजलि, जगह अवेलेबल होता अनुभव एक मिनट रुको। सर, हम्म, सर एम आई ऑडिबल? बिल्कुल, बोलो बोलो। सर, पतंजलि के केस में ऐसा इसलिए होता है ना सर, मैंने एक बार एक दुकानदार से पूछा था कि आप पतंजलि का सामान ज़्यादा नहीं रखते, तो लेकिन कंपनी तो अच्छे सामान इतना भी नहीं रखते हैं। तो वो बताया कि जो डीलर आता है यहाँ सामान देने के लिए, उसको क्या चाहिए होता है ना कि आप सामान लें और उसका पैसा तुरंत दें जितना सामान लिए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपने सामान ले लिया 3 दिन 4 दिन बाद पैसा भिजवा रहे हैं तभी। ये हर पतंजलि डीलर का यही हाल है। अब हाँ, अमूल में ऐसा है नहीं। तो मार्केट मार्केट में ऐसा है, पतंजलि के साथ बहुत सारा शिकायत है। ये जो तुम बोले ये भी एक रीजन है। हाँ कि भाई मार्केट में उसको कई ऐसे जो कंपनी हैं जो महीनों दिन का उधार देते हैं। हम देखते हैं कि भाई किराने की दुकान में जो तगादे के लिए आते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट वो बेच के जाते हैं, महीनों दिन बाद आते हैं, उसके बाद भी वो भगा देता है, अभी बाद में आना, अभी नहीं है पैसा। तो जब कोई दूसरा उसको 1 महीने की उधार दे रहा है, तुम कहते हो हमको बिल्कुल नकद चाहिए। देखो शुरू शुरू में क्या है, पतंजलि को जो मार्केट ग्राफ अचानक से बढ़ा ना, तो इसको एक घमंड हो गया। रामदेव जी को एक घमंड हो गया कि अब तो हम मार्केट लीडर बन गए हैं, अब तो कोई हमें जो है बीट नहीं कर सकता। और इस वजह से वो इस तरह की जो है अनडिजायर्ड पॉलिसीज मार्केट में लेकर आया। नगद चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कम देंगे, हर जगह हमारा माल बिकेगा। तो भाई जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका सेलर है, ऐसा थोड़े कि मार्केट में आप अकेले आयुर्वेदा कंपनी है, आपसे पहले भी बड़े बड़े ब्रांड लीडर बैठे हुए हैं, हिमालय है, डाबर है, बहुत सारे हैं, बैद्यनाथ हैं। तो उनको कस्टमर जो पहले से प्रिफर्ड कर रहा था उनके पास वापस चला जाएगा, जो सेलर है उनके प्रोडक्ट को वापस बेचना शुरू कर देंगे। तो है। अभी सर, प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया, ठीक है। उनको तुरंत पेमेंट चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन ये हर जगह बिक रहा है, ये तो हर चीज हर जगह बिकता है। इसमें तो कोई बाउंडेशन मतलब नजर नहीं नहीं आ नहीं रहा। नहीं नहीं, पतंजलि के साथ क्या था, जब वो शुरू शुरू में अपने सेलिंग में आया था, तो रिटेल मार्केट में आया, तो वो कमिटमेंट था उसका। वाई दी रिटेलर्स आर नाउ फेड अप, क्योंकि वो कमिटमेंट को तोड़ दिए बाबा जी। उन्होंने पहले कहा था कि हमारे प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक्सक्लूसिव शोरूम में बिकेगा, एज पर देयर स्टेटमेंट। जो रिटेलर है वो झूठ नहीं बोलेंगे, उनको पहले कमिटमेंट दिया गया था कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस करिए, हम जो है स्पेशली आपको ही प्रोडक्ट देंगे, यहीं पे मिलेगा, और जो जो कंडीशन उनके होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कमिटमेंट अपने मार्केट ग्राफ को जब बढ़ता हुआ देखा, तो ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में हर जगह प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो जब आप हर जगह बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो एक्सक्लूसिव का मतलब खत्म हो जाता है। तो वो भी क्या करेगा, जिस तरीके से आप हर जगह प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी अपने आउटलेट में 10 प्रोडक्ट उस जगह देगा, ताकि 10 कस्टमर उसको मिल सके। लिमिटेड रह सर, जाता है। लेकिन ऐसा तो हर हर कंपनी मतलब मैक्सिमम कंपनी करती है, जब वो प्रॉफिट मेकिंग में मतलब मार्केट में डेवलप हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो जैसे कोई भी कंपनी, जैसे वीवो है, तो वो पहले अपना एक्सक्लूसिव शोरूम करता था, लेकिन अब वो हर जगह बिकता है। मतलब कहीं सर कहीं मेन उसका प्रॉब्लम क्या है ना, एक्सक्लूसिव शोरूम है। सर मेन प्रॉब्लम क्या है, सर मेन प्रॉब्लम इसके प्रोडक्शन से है, क्योंकि बाकी सब कंपनीज तो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लेती हैं। पतंजलि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती, नहीं, उसके बाद इतना जगह प्रोवाइड करा देती है, इस वजह से भी होता है। एक एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि भाई उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि भाई एज पर द डिमांड
दे डोंट हैव द प्रोड्यूसर्स, कंपनी के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वैसे भी इनका जो प्रोडक्ट बनता है सारा, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन I प्रोडक्शन said the same thing, sir. है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी जब अपने पास स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती है तो उसको क्या करती है, प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर देती है। कोई XYZ कंपनी जो है ठेका ले लेती है कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट को बनाएंगे और बनाकर आपका उसमें लेबल लगेगा, हमारा उसमें कहीं ना, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में टर्म है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हाउस खुद प्रोडक्ट ना करके चीज़ों को बाहर से असेंबल कराती है और उसके ऊपर अपना लेबल करके उसको बेच देती है। तो ये प्रॉब्लम है उनके पास, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, और इस वजह से प्रोडक्शन सही नहीं करने के कारण वो माल सही समय पे लोगों को नहीं दे पाते, रिटेलर को नहीं दे पाते। दैट इज वाई दे आर डिससेटिस्फाइड। तो जितने भी रिटेल आउटलेट एक्सक्लूसिव पहले खुले थे, अब आप अगर उनकी दुकान में जाएंगे, या तो पूरी तरीके से बंद कर दिया उन्होंने, या बंद नहीं किया तो तमाम दूसरे जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उसको जगह दे दिया, तब उनकी दुकान चल रही है। तो खैर ये डिस्कशन लंबा हो रहा है कि इसका एक यही कारण हो सकता है, सिर्फ पतंजलि के केस में नहीं, कई और भी हो सकता है कारण, जैसे कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। अब आप क्या करेंगे, if customers are moving rapidly to the other company because of their attractive offerings, so this could be one of the problem for the market leader. If the on arrival of Geo Telecom, if all of a sudden the number of customers goes to Geo, then this was the problem for Airtel कि भाई हम तो मार्केट लीडर हुआ करते थे, अब सब चले गए, क्यों गए? तो उसका कारण ये है कि भाई जियो फ्री दे रहा है, वो जो है कम पैसे में ज़्यादा सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो ये उसका कारण है, ये चीज़ उन्होंने मार्केट स्ट्रेटेजी के जरिए पता लगा लिया, और उसके बाद जो है अपनी जो सेलिंग प्लान है वो चेंज कर दिया, जो अपनी सर्विसेज के जो उसके रेट्स हैं या जो भी ऑफरिंग्स है वो या तो सिमिलर कर लिया उसके, हालांकि सिमिलर अभी भी नहीं है, सिमिलर करने की कोशिश कर ली। और ये कैसे प्रोसेस हुआ, ऑब्वियसली थ्रू दी रिसर्च। हालांकि रिसर्च इसमें कुछ करने की विशेष कंपनी की जरूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मार्केट का जो डाटा वो दिखा दिया कि जो कस्टमर्स हैं वो जियो के लिए पीछे क्यों भाग रहे हैं। उनके पास अपने आप डेटाबेस हो गया, तो काउंसलिंग उन्होंने मे भी कस्टमर के साथ किया हो या नहीं किया हो, और बाद में क्या किया, उन्होंने जियो के हिसाब से अपने प्लान ऑफर करने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो दिस शुड बी टेकन एज सीरियस इशू, and what is the problem that must be rectified, and the rectification is possible when the company usually organize their counseling schedule, the process to the different parties, the concerned parties, whether it is the customers or the retailers, the seller, और उसके बाद जो चीज़ों का है उसको पता करके अल्टीमेटली वो एक कंक्लूजन कर लेते हैं काउंसलिंग में कि भाई ये प्राइस हमारा ज़्यादा है, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, और इस वजह से लोग हमें अबेंडन कर रहे हैं, हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और उसके ऊपर वो अपनी नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहला यही है कि कंपनी जनरली जब उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट होती है तब वो काउंसलिंग करती है, और जो रीज़न होता है, जो असली कारण होता है, उसका पता लगाकर फिर उसके ऊपर नई स्ट्रेटेजी बनाती है। दूसरा है क्लाइंट इज लुकिंग टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट। ओके, अब कंपनी को एक नया फर्म या एक नया एक्सटेंशन लेकर आना है, एक नया स्टार्टअप करना है, पहली बार मैं कुछ मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उस केस में भी हम आज के समय में, अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो बिना रिसर्च के आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकते, या आप अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मार्केटिंग के टर्म में मार्केटिंग रिसर्च इज द फर्स्ट फेज ऑफ एनी मार्केटिंग एक्टिविटी। द फर्स्ट फेज मार्केटिंग एक्टिविटी का जो होता है वो होता है रिसर्च करिए, और लोगों से एक ओपिनियन पोल कराकर जनरेट करिए फीडबैक कि क्या चाहते हैं। और स्पेशली जब आप नई कंपनी है तो आप यूजुअली फीडबैक कलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यही फीडबैक आपको एक क्लू देगा, एक इशारा देगा कि भाई आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या इस प्रोडक्ट के अंदर ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो या तो ओरल काउंसलिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। दिल्ली में था मैं जब कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। एक बार ऐसे ही रास्ते में चला जा रहा था मेन रोड में पैदल, तो अचानक से एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, कुछ फॉर्म लेकर पकड़ कर खड़े रहते हैं कि सर 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए।
तो वैसे ही पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगा कि सर आपके पास 5 मिनट का टाइम है क्या। मैंने कहा ठीक है। नहीं, पहले तो मैंने मना कर दिया कि भाई जब इस तरह के कोई सेल्स पर्सन सामने देखते हैं तो हम यूजुअली भागने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पकड़ लेगा, टाइम खराब करेगा, उल्टा सीधा करेगा। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है भैया, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अचानक से कहता है कि सर वी हैव सम गिफ्ट वाचर फॉर यू, अगर आप थोड़ा समय देंगे, कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके लिए गिफ्ट वाचर देंगे। तो गिफ्ट का लोभ तो सभी को होता है, और हालांकि उस समय मेरे पास कोई किसी काम में एंगेजमेंट था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर सर यहाँ पर नहीं, सामने गली में हमारा जो है एक सेंटर है, वहाँ पे चलिए, और वहाँ पर जाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जवाब दे दीजिएगा, कुछ फॉर्म भर दीजिएगा, फिर आपको गिफ्ट वाचर मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो दरअसल आईटीसी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा एक उनका एड कैंपेन था। वो एड कैंपेन क्या था कि एक आईटीसी का जो हम वो खाते हैं चिप्स, मैड एंगल कह के एक फ्लेवर है जो मार्केट में बहुत फेमस है, मैड एंगल। 2000 अराउंड 2009 के आसपास ये फ्लेवर मार्केट में आया था, उस समय जब हम दिल्ली में थे। तो आईटीसी तो एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, बावजूद इसके वो एक सिंगल फ्लेवर को जब लॉन्च करने जा रही थी, दैट इज मैड एंगल, तो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, उसके अंदर कंटेंट जो है वो कैसा होगा, उसके लिए वो बड़े लेवल पे कस्टमर से फीडबैक ले रही थी। एंड आई वाज वन ऑफ देम, उन कस्टमर्स के बीच मैं एक फीडबैक देने वाला था। तो वो बिल्डिंग की अंदर लेके गई कॉलोनी के अंदर, उन्होंने वहाँ पे क्या है कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छा फ्लैट लिया हुआ था किराए पे कैंपेनिंग करने के लिए। मैं कहूँ कि पूरा जो वो फुली फर्निश्ड घर था, एक किसी का होगा दिल्ली में, वो अवेल किया हुआ था। वहाँ पे तमाम तरह की चीज़, बड़ी सी एलईडी टीवी थी, सोफा था, सब कुछ था। जब मैं वहाँ गया तो 3-4 और भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव लोग थे, उन्होंने ग्रीट किया, आइए सर बैठिए। फिर सोफे पे बिठाया, फिर चाय कॉफी पिलाई, फिर आराम से फिर अपना फीडबैक लेना शुरू किया। आ, एक लंबी सी, लगभग 10-12 पेज का जो है, 15 पेज का एक क्वेश्चनर उन्होंने हमको दे दिया। फिर क्या किया, सामने की जो एलईडी स्क्रीन है उसके अंदर एक ऐड दिखाया। वो ऐड मैड एंगल का था, लेकिन वो ऐड मार्केट में अभी आया नहीं था, वो ऐड बन रहा था, उसका एक रॉ फॉर्म था। और उस रॉ फॉर्म को उन्होंने मुझे दिखाया, 5 मिनट का था, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया। सर इस ऐड को देखने के बाद ये जो क्वेश्चनर है उसी के ऊपर बेसिस है, तो आप जज करिए उस ऐड को, और जो अपने फीडबैक को इस क्वेश्चन में भरिए। फिर मैंने उसमें भरना शुरू किया। उसमें क्वेश्चन था भाई आप कौन सा चिप्स खाते हैं, किस कंपनी का खाते हैं, कितने महीने में आपका चिप्स के ऊपर बजट होता है, ये ऐड के अंदर ये जो कंटेंट है वो सही था नहीं, ये इसके अंदर जो सेलिब्रिटी जो इसको, उसमें सेलिब्रिटी हालांकि कोई नहीं था, एक कार्टून कैरेक्टर था, तो क्या वो कार्टून कैरेक्टर सही से प्रोडक्ट को इनहेंस कर पा रहा है, क्या इसकी पैकेजिंग सही है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के आधा घंटा का टाइम उन्होंने लिया, और फॉर्म भरने के बाद एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर दिया। दरअसल वो वाउचर जब घर आने के बाद खोला तो क्या था, 6 पीस का जो ग्लास का बॉल होता है, कटोरी, वो था। हार्डली 250-300 रुपये का रहा होगा। तो फ्री का मिल गया मुझे, क्या दिक्कत है, आधा घंटा समय देकर, मेरे पास समय था। तो दिस इज द एग्जाम्पल कि एक इतनी बड़ी आईटीसी कंपनी है जो ऑलरेडी जिसका टर्नओवर करोड़ों अरबों रुपया में है, वो एक छोटी से मैड एंगल को इनिशिएट करने से पहले उन्होंने काउंसलिंग करी, पीआर काउंसलिंग करी। पीआर काउंसलिंग किसके लिए, कस्टमर से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, मैड एंगल हम जो लॉन्च करना चाहते हैं उसके अंदर क्या आपकी राय क्या है, आप बताइए। ऐड दिखाया उन्होंने, ऐड से रिलेटेड कई चीज़ें पूछी, हमारा ओपिनियन पूछा, हमारा एक्सपेंडिचर पूछा इसके अंदर कि हम कितना खाते हैं चिप्स या नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या था वो, दैट वाज द काउंसलिंग। काउंसलिंग बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट फ्लेवर, द प्रोडक्ट एक्सटेंशन इन द मार्केट, एक काउंसिल देयर कस्टमर। मैं तो सिर्फ एक था, ऐसे मान के चलो पूरे इंडिया में हर बड़े सिटीज के अंदर उनका एड कैंपेन होगा, और इस तरीके से लाखों करोड़ों लोग जो है काउंसिल किए गए, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करके फिर मैट फ्लेवर को लेकर आई होगी, मैट एंगल फ्लेवर को लेकर आई होगी। तो जब आप एक नई कंपनी है, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च इज नथिंग बट यू आर टेकिंग ए काउंसलिंग, काउंसलिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग द क्वेश्चनर, और आंसरिंग
the questions which are asked by the company representative either on telephonic या फिर आपके मेल के ऊपर कई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाँ ना हाँ या उस तरीके से जवाब दे देते हैं। ये सारे के सारे जो काउंसलिंग के फंडे हैं, वो काउंसलिंग की जा रही है क्योंकि एक रिसर्च है और इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वेदर दी थिंग्स विच आर गोइंग टू लॉन्च इन द मार्केट इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर्स और नॉट। ना उस काउंसलिंग और या उस फीडबैक के जरिए अगर ये पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर इन द फेवर ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च, कंपनी उसको लॉन्च करती है। इफ द मोस्ट ऑफ द पीपल मोर देन 70% डिनाई द प्रोडक्ट, तो उस केस में कंपनी को एक फीडबैक मिल जाता है उस काउंसलिंग के जरिए और फिर वो नई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाती है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा हो गया इज थ्रेटन्ड विद टेक ओवर, लॉसूट और इन्वेस्टिगेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक कंपनी है, कंपनी के खिलाफ जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर किसी ठगी के शिकार हो जाते हैं या कोई माल प्रैक्टिसेस या जो अनफेयर प्रैक्टिसेस कंपनी करती है और हम चीटेड होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं, कंज्यूमर फोरम में लॉन्च कर देते हैं। तो ये भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और वो फिर क्या करती है, कस्टमर से सेटलमेंट करने की कोशिश करता है कंपनी, उसको उसके साथ पर्सनल टॉक करता है और फिर उसको कोशिश करता है कि जिस वजह से वो डिससेटिस्फाई हुआ है वो उसको पूरी तरीके से मिल जाए या कुछ कंपनसेशन जो लॉस है उसके अगेंस्ट में कंपनी दे दे उसको। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को जानता है और फिर केस से बाहर आने के लिए कंपनसेट करता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो, अगेन विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। तो ये वही कह रहा है कि जब कोई इस तरीके से लॉ सूट या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैटर होता है तो कंपनी काउंसलिंग करके उसको सुलझाता है। थ्रेटेंड बाय कंपटीशन मेकिंग सिग्निफिकेंट इनरोड्स। अब कंपटीशन की बात आ रहे हैं, आपने क्या किया, एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया आपने। कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये एक जुर्म है और ये आप नहीं कर सकते। तो इफ आइदर द टेक्नोलॉजी or the product packaging or the advertisement theme or the brand, the logo, if anything is being copied by some competitor, then this is again the legal consequences. लीगल केस सूट हो सकता है। जैसे हम यूजुअली कई बार पढ़ते हैं कि भाई फलाने कार वाले कंपनी ने जो है उस कंपनी के डिज़ाइन को चुरा लिया, उसके बदले उसके कंपनी ने जो है केस कर दिया और इतना कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये चीज़ें चलती रहती है। फलाना जो है मूवी है वो किसी इंग्लिश मूवी की डबिंग है, मतलब पूरी की पूरी आइडिया जो उन्होंने चुरा लिया और फिर उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। यूजुअली ये होता है, साउथ इंडिया का कंसेप्ट को हमारे हिंदी फिल्म वाले चुराते हैं, हिंदी फिल्म वाले फिर जो हमारे हॉलीवुड के कल्चर है उसको चुराते हैं। इस तरीके से फिर हिंदी फिल्म के जो कंटेंट है उसको कोई दूसरे रीजनल लैंग्वेज लाइक भोजपुरी वगैरह वो चुराते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर चलती है और अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो उस केस में फिर कंसल्टेशन करना ज़रूरी होता है और जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो कंपनसेशन है वो हम जो दूसरी कंपनी को जिसका हमने आइडिया कॉपी किया है उसको देना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस में भी कंपनी रिक्वायर्स टू हैव ए पीआर काउंसलिंग विद द कंसर्न पार्टी। क्राइसिस मैनेजमेंट स्पेशली व्हेन रेपुटेशन इज एट स्टेक। जब फॉर एग्जांपल अभी मान के चलिए एट द टाइम ऑफ कोविड कोरोना केसेस most of the companies are in loss conditions. They are even not able to pay their salary and benefits to the employees. तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अगेन कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। आप अपने एम्प्लॉयज को ऐसे थोड़े तानाशाही के बेसिस पे करेंगे कि भाई अगले महीने से तुम्हारी सैलरी बंद कर दी जाएगी, क्यों, क्योंकि कोविड का केस आया है, हम नहीं दे सकते सैलरी और तुम्हें काम भी करना पड़ेगा या हम तुमको काम से निकाल देते हैं। तो इस तरीके की जब इसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं कि व्हेन द कंपनी इज फेसिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज, when there is an improper resource management happened with the company, then this is called the crisis management. आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे?
उसको मैनेज करने के लिए जो कंसर्न पार्टी है जो उस चीज़ में डील कर रही है उसके साथ कंसल्टेशन करिए। अगर आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो आप डिक्टेटरशिप के तहत नहीं कहेंगे या चुपचाप से आप सैलरी देना बंद नहीं करेंगे। आप एक मीटिंग होल्ड करेंगे और मीटिंग में जो इश्यू है वो बताएंगे कि भाई मार्केट में चूंकि कोविड चल रहा है और इस वजह से हमारी कंपनी की प्रॉपर सेलिंग नहीं हो पा रही है, कंपनीज का जो ट्रांजैक्शन वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपको 1 महीने की सैलरी या 2 महीने की सैलरी नहीं दे पाएंगे। कॉपरेट करिए या आधी सैलरी पे काम करिए या अपने लिए नया जॉब ढूंढिए, चाहे जो भी रीज़न हो। आप यूजुअली जो कहते हैं ना कि भाई थंब रूल कंपटीशन, कि भाई हमने जो सोचा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस केस में जो आपके कंसर्न पार्टीज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं चाहे जो पार्टीज है, वो डिससेटिस्फाई और फिर आपके कंपनी के लिए वो लॉस है। तो yes, to cope up with the crisis management, the company usually establishes their PR practices to different parties. Different parties may be their employees, the internal parties, maybe the raw materials, the supplier, maybe the distributors, maybe the customers. So you come up with a consultation with them. If in a Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, sorry, sir, but I have to leave this meeting. I have to go somewhere. Sir, may I? हाँ श्योर श्योर श्योर। Thank you, sir. ओके, तो क्राइसिस मैनेजमेंट से कॉप अप करने के लिए भी यूजुअली कंपनी कंसर्न पार्टी से कंसल्टेशन। क्राइसिस मैनेजमेंट मैंने आपको कहा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इम्प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट के दौर से गुजरता है, चाहे वो उसके पास एम्प्लॉयज नहीं है, उसके पास मशीन नहीं है प्रोडक्शन के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो उससे हम निपटेंगे कैसे? अब ये जो रिसोर्स है हमें जिस जगह पे डिप्यूट करना है या जिस जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, उस कंसर्न पार्टी से हम बात कर लेंगे कि भाई एम्प्लॉयज को अगर सैलरी नहीं दे पाएंगे तो जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उससे बात करिए कि भाई बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन वी आर नॉट सपोज टू पे द सैलरी टू द एम्प्लॉयज, सो प्लीज सपोर्ट अस, वर्क फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर, आइदर 50% ऑन 50% सैलरी और फ्री ऑफ सैलरी। तो ये चीज़ें आप कंसल्टेशन करके अपने क्राइसिस को मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपके पास सर्टेन प्रोडक्शन नहीं है और कस्टमर की डिमांड मार्केट में है, तो आप कस्टमर को अपोलोजाइज करेंगे कि भाई अभी कुछ समय के लिए हमारी प्रोडक्शन कम हो पा रही है, इसलिए हम अभी आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। अगेन देयर इज ए कंसल्टेशन। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है कि अगेन सेइंग व्हेन द कंपनी इज फेसिंग विद सम रिसोर्स क्रंच, और इस रिसोर्स क्रंच से कॉप अप करने के लिए हम कंसल्टेशन करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं। इज एक्यूज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, आपकी जहाँ फैक्ट्री है वो फैक्ट्री एनवायरमेंट को हार्म कर रही है, ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें हार्मफुल केमिकल यूज होते हैं, चिमनी का धुआं निकल रहा है, आसपास गंदगी फैल रही है, तो सारे जो आसपास के लोग आपके हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, आपके गेट के बाहर धरना दे दिए या हंगामा कर दिए कि भाई बंद करो इसको। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तानाशाही करेंगे, उनके खिलाफ जो है पुलिस बुलवा के लाठीचार्ज करवा देंगे? नहीं करेंगे, आपको ऑपरेट उसी एरिया में करना है। तो आप क्या करते हैं यूजुअली कि ऐसे सोसाइटी के मेंबर से कंसल्टेशन करते हैं और उनको ये एश्योरेंस देते हैं कि हम कुछ जो सेफ्टी मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं, हम प्रोडक्शन को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि उसमें धुआं कम नहीं निकले, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिस तरीके से जिससे आपकी हेल्थ को जो कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से जो सोसाइटल कंसल्टेशन या काउंसलिंग करके अपने सोसाइटल मेंबर को अश्योर करते हैं। अगेन इट इज पॉसिबल विद दी काउंसलिंग, पीआर काउंसलिंग। पब्लिक रिलेशन में कौन आ रहे हैं? आपके जो जनरल सोसाइटी के मेंबर हैं, जो आपके प्रोडक्शन हाउस के आसपास रहते हैं, जिनको हम पहुंचा रहे हैं, आप उनके साथ कंसल्टेशन करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। पायनियर्ड न्यू टेक्नोलॉजी एंड आर रेडी टू गो टू मार्केट, जब आप किसी नए प्रोडक्ट या इनोवेशन के साथ आ रहे हैं, आप क्या करते हैं यूजुअली? वही या तो फीडबैक लेते हैं या फिर किसी टू वे प्रोसेस के जरिए, या टू वे नहीं हम कहेंगे, हमने पहले भी आपको पहले क्लास में कहा कि टू वे होना जरूरी नहीं है। जब आप किसी रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए अपने इनोवेशन के बारे में लोगों को बताते हैं या कुछ क्वेश्चन आंसर के जरिए
आप उनको जो है इंटीमेट करते हैं कि भाई हम इस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, या इसकी ये खूबियाँ हैं, इसके अंदर ये ऑफरिंग्स हैं, और इस तरीके से कस्टमर्स को जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाता है, उसको सप्लाई हो जाता है, तो अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग। अब ये चीज हम फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, है ना। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन पूछना है फटाफट पूछ लीजिए। सर यहाँ पे आपने जो ये क्लाइंट, जब ये सेकेंड पॉइंट जो आपने डिस्कस किया था, क्लाइंट जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए कुछ करता है, तो इसमें आपने एक आईटीसी वाला जो एग्जांपल दिया था, ये तो सर एक तरह से सर्वे हुआ ना, ये काउंसलिंग काउंसलिंग भी इसे कहेंगे, मतलब उन्होंने आपको काउंसलिंग, कन्विंस भी किया था आपको, बिल्कुल एक बात है, ऐसे ही तो काउंसलिंग सर। काउंसलिंग कैसे नहीं हुआ ये, उन्होंने फेस टू फेस हाँ इंटरव्यू किया ना, मुझे हाँ, बुलाया वहां पे, एड दिखाया, कुछ ऑरल क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेश्चनर के अंदर हमने लिखा, जवाब दिया, तो काउंसलिंग ही हो गया। काउंसलिंग मतलब आपसे वो कहीं ना कहीं एक तरह से फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए काम आएगा, उनके जो नई प्रोडक्ट डिजाइनिंग है उसके ऊपर वो काम आएगा, तो काउंसलिंग ही हो गई, ऑब्वियसली काउंसलिंग। अच्छा। आप तो आप यहाँ हाँ, पे आप एक्सपर्टीज आप हो गए, मतलब वो आपसे काउंसलिंग, मतलब आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं काउंसलिंग कि में से ये एडवाइस हाँ, हाँ बिल्कुल, एडवाइस दे रहे हैं उनको प्रोडक्ट के लिए। हाँ मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं और क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद फिर वो आपसे बातचीत करने के बाद एक सॉल्यूशन पे निकलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं, तो आप काउंसिल कर रहे हैं उन्हें, ये हो गया हाँ उनके बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। अच्छा। तो हम जब उनको एडवाइस दे रहे हैं तो आई एम द काउंसलर, right, and they are the clients, they are availing the information from their customers, so they are obviously the information collector, they collect the information from the customers, and I am the counselor who gives them the required information as per their requirement। ओके सर, क्लाइंट जो उसी कहते हैं जो हायर करता है, या फिर क्लाइंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? ये पे क्लाइंट देखो, यहाँ पे चूंकि काउंसलर हमने बना दिया गया, कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर ट्रीटिंग मी एज ए काउंसलर, इवन आई वाज एज द काउंसलर, तो क्लाइंट दे आर द क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है जो चीजें चाहता है, जैसे कस्टमर आर द क्लाइंट्स, कोई भी चीज या तो हम्म। प्रोडक्ट जो खरीदता है या इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है, ही इज द क्लाइंट, और जो प्रोवाइडर है जो देता है, ही इज द फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे जो फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो उस केस में आईटीसी वाले केस में मैं हो गया, और जो क्लाइंट है वो हो गया कंपनी। दे आर नॉट द काउंसलर, ओके, दे आर नॉट दी, बिकॉज वो अपनी ओके समस्या मुझे बता रहे हैं और उस समस्या ओके। का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तो आई बिकम द काउंसलर फॉर देम। सो प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर जो आपको चीजें देते हैं, फैसिलेटर। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर है ना, फैसिलिटेटर। ओके सर। फैसिलिटेटर। तो वो जो आपको या तो सजेशन देता है या प्रोडक्ट देता है, वो फैसिलिटेटर होता है, जो चीजों को अवेल करता है, जो कस्टमर है वो क्लाइंट होता है। ओके ओके सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू सर।